भारतीय वनस्पतियाँ और जीव, ये हमारा आज का विषय है। इसके अंतर्गत भारतीय वनस्पतियों के बारे में हमने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी। आज हम भारतीय जीव के बारे में कुछ जानेंगे। भारत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति तथा विविधतापूर्ण ऋतुओं के कारण प्राचीन काल से ही यहाँ वन्य जंतुओं की विविधता संरक्षित रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए इस विशालकाय भूभाग, ऊंचे हिमालय तथा अथाह सागर हमारी प्राकृतिक संपदा के अतुलनीय भंडार रहे हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों से प्राप्त प्रकृति प्रदत्त वन्य जीवन जैसे अनुपम उपहार हमें सौंपा है। भारत में वन्य जीवन संरक्षण की प्रथा उतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारतीय इतिहास। हमारे देश में ऋषियों के आश्रम हमारे ऐतिहासिक उद्यान थे, जहाँ जीव के प्रत्येक स्वरूप की सुरक्षा की जाती रही है। संस्कृत के आदि कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाट्य काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की अपने पिता के आश्रम से विदाई के अवसर पर वनस्पतियों और जीवों द्वारा नायिका की मार्मिक विदाई का सजीव चित्रण किया है। ये मानवीय संवेदना की पराकाष्ठा है, जहाँ मनुष्य का वनस्पति एवं जीवों के साथ अनुभूतिजन्य संवाद है, जो भारतीय संस्कृति में वन्य जीवन और उसके संरक्षण एवं संवर्धन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। प्रारंभ में भारतवर्ष असीमित वन्य जीवों का एक जीवित भंडार गृह था। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में शेर, बाघ, गेंडे तथा हाथी अत्यधिक पाए जाते थे। अतः यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के उर्वर मैदान एक समय प्राकृतिक संपदा के ऐसे भंडार थे जिसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। किंतु अब धीरे धीरे अत्यधिक कमी आ गई है। इस ह्रास के कई कारण हैं। हमारे देश में पिछले 200 साल से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सैनिकों, नवाबों, राजाओं, जागीरदारों तथा सरकारी अफसरों के लिए भारत एक खुशनुमा शिकारगाह था, और शिकार की इस प्रथा ने भारत के शानदार वन्य जीवन का काफ़ी हद तक विनाश कर दिया है। इस वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक चरण में कुछ प्रकृतिविदों ने लुप्त प्राय होती जातियों के खतरे को पहचाना तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई। तब सन 1900 के बाद अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि बनाए गए। उसके बाद भी शिकार खूब होता था, वो नहीं थमा। तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जब शिकार हुए मासूम जीवों की करुण आवाज़ पहुंची, तब उन्होंने शिकार रोकने के लिए कड़े आदेश जारी किए और तभी जांच समिति की स्थापना भी की गई। प्रकृति ने भारतवर्ष को भव्य एवं विविध प्रकार के वन्य प्राणियों से संपन्न किया है। अतः हम आपको कुछ प्रमुख जंगली प्राणियों की जानकारी आज यहाँ देंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंह को। सिंह, जिसे केसरी, मृगेंद्र, शेर आदि कहा जाता है, इसे जंगलों का राजा कहते हैं। ये घने जंगलों के बजाय घास के खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं।
भारत में अब केवल गुजरात के जूनागढ़ जिले के गिर वन में सिंह पाए जाते हैं। एक शताब्दी के पहले ये भारत में पश्चिम से पूर्व तक सर्वत्र पाए जाते थे। जूनागढ़ के शासकों ने इसके शिकार का निषेध करके इसे विलुप्त होने से बचाया। वर्तमान में इनकी संख्या 250 के लगभग है। सन 1900 में सिंह को संरक्षित प्राणी घोषित कर दिया गया था। जब 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंहों के सुरक्षित क्षेत्र का दौरा किया, तब उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली तथा इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी। भारतीय सिंह मानसिक रूप से चुस्त तथा शारीरिक रूप से सक्षम होता है। इसकी लंबाई 2.5 से 3 मीटर होती है तथा औसत भार 200 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है। सिंह की तीक्ष्ण दृष्टि तथा सुनने की क्षमता इन्हें भोजन के लिए शिकार में सहायता करती है। सिंह अधिकतर जोड़े में ही रहते हैं। प्राचीन काल से ही सिंह को शक्ति व स्वामित्व का प्रतीक माना जाता रहा है। अथर्ववेद में राजा की तुलना शक्तिशाली सिंह से की गई है। सिंह को हमारे राज चिन्ह में स्थान पाने का गौरव प्राप्त है। सिंह, बाघ, चीता, तेंदुआ सभी बिल्ली परिवार के सदस्य हैं। अब हाथी। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा मैसूर के जंगलों में पाए जाते हैं। भारतीय हाथी अफ्रीकी हाथी की तुलना में छोटे तथा अधिक बुद्धिमान होते हैं। अतः इन्हें लकड़ी उठाने, खींचने, सवारी करने आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनकी घ्राण शक्ति तीव्र होती है। घ्राण यानी सूंघने की शक्ति। किंतु श्रवण शक्ति, श्रवण यानी सुनना, सुनने की शक्ति और दृष्टि बहुत क्षीण होती है, कम होती है। एक हाथी एक बार में 60 से 80 लीटर तक पानी पीता है तथा पूरे दिन में 230 लीटर तक पानी पी लेता है। यह पानी में खेलना पसंद करता है। जल स्नान के बाद ये धूल स्नान करते हैं, जो इन्हें मक्खियों से बचाता है। सामान्यतः ये शांत होते हैं, किंतु इन्हें तंग करने पर ये आक्रामक हो जाते हैं। सामान्यतः झुंड की सरदार एक बूढ़ी व अनुभवी मादा हाथी होती है। शिशु हाथी अपनी मां के पैरों के बीच ठीक उसी प्रकार सोता है जैसे मानव शिशु अपनी मां की बाहों में सोता है। हाथी दांत का मूल्य लगभग 1 लाख रुपए प्रति किलो होने से नर हाथियों का काफी संहार हुआ है, क्योंकि लंबे दांत नर हाथी में ही होते हैं। अब हम जंगली गधा के बारे में जानेंगे। संस्कृत में इसे खर कहते हैं। ये आजकल केवल कच्छ के छोटे रण में ही पाए जाते हैं। ये रण सूखा समुद्री भाग नमक का रेगिस्तान है। इस भाग के लोग वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं और कट्टर शाकाहारी हैं। ये अहिंसा के भी कट्टर समर्थक हैं। मारना तो दूर, ये लोग किसी जानवर या पक्षी को तंग तक नहीं करते। यह गधा एक सुंदर पशु है तथा दूर से देखने पर सफेद पर्वत का छोटा टुकड़ा नजर आता है। इसका कद पालतू गधों से ऊंचा होता है। इसके बड़े बड़े समूह होते हैं। ये भोजन की कोई परवाह नहीं करते। ये रन के आसपास के घास पात ही खाते हैं। ये अपने पिछले पैरों से
बहुत जोर से दुलत्ती मारते हैं। ये भागने में भी काफ़ी तेज़ होते हैं, इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। वर्ष 1948 में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा को भारतीय सेना में उपयोग होती जंगली गधे उपहार स्वरूप भेंट किए गए थे। अब गैंडा। गेंडा हमारे देश का प्रसिद्ध जानवर है। गेंडा असम के जंगलों में और नेपाल की तराई में पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। ये 10.5 फुट लंबा और 5 फुट ऊंचा होता है। इसके थूथुन पर एक लंबी सींग नुमा खाल होती है। यह सींग नहीं बल्कि कड़े बालों के चिपक जाने से सींग जैसा दिखता है। इसकी खाल मोटी और सिलेटी होती है। इसके सींग की बहुत अधिक कीमत है। इसकी खाल का प्रयोग योद्धाओं की ढाल बनाने के लिए किया जाता है। एक गिरने में लगभग 1 टन चर्बी होती है। विश्व में गेंडों का सर्वाधिक संख्या भारत में ही है। कांजीरंगा पार्क तथा इसके 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में गेंडों की घनी आबादी है। अब हम बारहसिंगा की चर्चा करेंगे। बारहसिंगा केवल भारत में ही पाया जाता है। इस सुंदर हिरन की 2 जातियां हैं। पहली डुआसेली, दूसरी ब्रांडेरी। डुआसेली उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है। इस सुंदर हिरण की त्वचा पीले भूरे रंग के ऊनी बालों से ढकी रहती है। यह उत्तर प्रदेश, आसाम तथा सुंदरबन वाले तराई के क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी जाति के ब्रांडेरी बारहसिंगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश का राज्य पशु है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इसे देखा जा सकता है। बारहसिंगा से तात्पर्य है 12 सिंगों या शाखाओं वाला हिरन। किंतु सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से पता लगता है कि बारहसिंगा का अर्थ अनेक शाखाओं वाला हिरण ही होना चाहिए, जिसमें सिंगों पर 10 से 14 तक शाखाएं होती हैं। ये अधिकतर झुंडों में घास चरते हुए पाए जाते हैं। इनके समूह को स्कूल कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग लिंग व आयु समूह के अनुसार ही होते हैं। अब सांभर। सांभर ये भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरण है। यह हिमालय के निचले भागों वाले वनों में पाया जाता है। सांभर का भोजन घास, पत्ते तथा अनेक प्रकार के जंगली फल होते हैं। ये रात के समय खेतों में चरते हैं तथा दिन में जंगलों में आराम करते हैं। इस हिरण की औसत ऊंचाई 5 फुट तथा नर सांभर का वजन 225 से 320 किलोग्राम के बीच होता है। इतना भारी जंतु जंगल में बिना कोई आवाज किए ही आश्चर्यजनक रूप से चलता है। सांभर मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखा जा सकता है। अब कस्तूरी मृग। यह बिना सींग का हिरण होता है। यह 8000 फुट ऊंचाई वाले हिमालय के जंगल में रहता है। इसकी लंबाई 3 फुट से ज़्यादा नहीं होती। इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है, जिस पर कहीं कहीं सिलेटी चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। इसकी पिछली टांगें बड़ी होती हैं। ये अकेला रहने वाला प्राणी है। यह पूरी हिमालय पट्टी, कश्मीर, लद्दाख, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, कुमायूं, सिक्किम में पाया जाता है। ये आसानी से 5 मीटर की दूरी तथा 4 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है। इनका भोजन अनेक प्रकार की पत्तियां, घास तथा
फसल होती है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। नर के पेट के पास एक ग्रंथि होती है जिसमें एक प्रकार का गाढ़ा सुगंधित पदार्थ जमा हो जाता है। यही कस्तूरी या मुश्क के नाम से जाना जाता है। यह उच्च कोटि की सुगंध औषधि में आधार के रूप में प्रयुक्त होता है। 10 ग्राम कस्तूरी की कीमत लगभग 5,000 होती है। एक हिरण में पाई जाने वाली कस्तूरी का भार लगभग 20 से 50 ग्राम तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलोग्राम कस्तूरी की कीमत 8 से 12 लाख के बीच होती है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि मृग को मारे बिना भी कस्तूरी निकाली जा सकती है। कबीरदास का प्रचलित दोहा स्मरण हो आया कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहि, असह घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। हिंदी व संस्कृत साहित्य में कस्तूरी कवियों की कल्पना का विषय सदैव से रहा है। अब नीलगाय के बारे में जानते हैं। ये हिरण परिवार का एक सदस्य है। ये बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। नर के सींग छोटे होते हैं, लेकिन मादा बिना सींग की होती है। नर के गले पर बालों का गुच्छा भी निकला रहता है। नीलगाय की खाल बहुत मोटी होती है। इसके खाल से अटैची इत्यादि बनाई जाती है। ये समतल जंगलों में व पहाड़ी के तलहटी में रहना पसंद करते हैं। ये घास, पत्ती, फूल, फल आदि खाते हैं। अब सोन चिड़ैया, ये एक भारी शरीर वाला पक्षी है। ये 1 मीटर ऊंची, 2.5 मीटर पंखों की चौड़ाई वाली तथा लगभग 18 किलोग्राम भार वाला सुंदर पक्षी है। मादा थोड़ी हल्की व शुतुरमुर्ग की भांति होती है। इसके ऊपर का रंग कत्थई तथा नीचे की सतह सफेद होता है। नर के सिर पर 5 सेंटीमीटर की काले रंग की कलगी होती है। छाती पर एक काले रंग की पट्टी सी होती है। पूंछ छोटी व भूरी होती है। पक्षी के पैर मटमैले, पीले रंग के, लंबे व मजबूत होते हैं। भारतीय सोन चिड़ैया अपना सिर व चोंच 45 डिग्री के कोण पर उठाए रखती है। यह घोंगे, कनखजूरे, कीट, छिपकली, छोटे सांप, अनाज के दानों, घास, पत्ती तथा अपनी पसंद के फल खाते हैं। यह सुबह और शाम खाना खाते हैं और दिन में आराम करते हैं। ये तेजी से दौड़ते हैं और हवा में उड़ान भरने हेतु उड़ने के लिए काफ़ी भारी होते हैं, किंतु यदि एक बार उड़ने लगे तो तेजी से उड़ते ही रहते हैं। इसे राजस्थान और गुजरात के चिड़ियाघर में देखा जा सकता है। और अंत में मोर के बारे में। मोर भारतवर्ष का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त करता है। शक्ति और सुंदरता का अद्भुत मेल है मोर। इसकी चोंच बहुत शक्तिशाली होती है। माथे पर कलगी, सुराहीदार नीली गर्दन और सतरंगे पंख। जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है, वह दृश्य देखकर हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर रचनाकार व कवि की लेखनी चल पड़ती है। मोरनी एक बार में 2 से 6 अंडे देती है। मोर भारत के अधिकतर राज्यों में पाया जाता है। इनके क्षेत्र में जो भी जीव जंतु रहते हैं, ये उन्हें खा जाते हैं। मोरनी रहती तो वृक्ष पर है, पर अंडे जमीन पर देती है।
मोर अपने पंख फैलाकर मोरनी को आकृष्ट करता है। वर्षा ऋतु के शुरू होने के पूर्व बादलों को देखकर मोर अत्यधिक मोहित हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आज के युग में मानसिक तनाव से ग्रस्त जीवन को पर्यटक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य मनोरंजन व शांति प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। ऐसा विश्वास भी है कि आने वाली पीढ़ी की रुचि वन्य जीवन के प्रति बढ़ती जाएगी और वे वन्य जीवन संरक्षण को एक साकार रूप देकर नया अध्याय जोड़ेंगे। ये भी सत्य है कि प्रकृतिजन्य समस्त जीव जंतु एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं। मानव इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः जीव जंतु का संरक्षण एवं संवर्धन उसका नैतिक दायित्व है। जिस प्रकार अजंता, एलोरा, ताजमहल भारतवर्ष की बहुमूल्य संस्कृति का हिस्सा है, उसी प्रकार वन्य जीव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई भी जीव या समुदाय प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता। वो अपने चारों ओर के वातावरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता ही है, बल्कि यूं कहें कि वह स्वयं उससे प्रभावित होता है। इस प्रकार किसी निश्चित क्षेत्र में जैविक और अजैविक दोनों मिलकर कार्य करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वन्य जीवन का सर्वाधिक महत्व प्राकृतिक संतुलन में है। प्राणी व पक्षी पेड़ों के प्रजनन, बीज वितरण एवं परागण में सहायता करते हैं। इसलिए यदि घास, पौधे, पेड़ कम होते जाएंगे तो वन्य प्राणियों के रहने छिपने के लिए स्थान की कमी भी हो जाएगी। जंगल में पौधों की कमी के कारण वर्षा कम होगी और वर्षा के कमी के कारण फसल कम होगी और खड़ी फसल को कीट अपने आक्रमण से नष्ट कर देंगे। तब अनाज कम पैदा होगा और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा। अतः भारतीय वनस्पतियों एवं जीव की सुरक्षा हम सबका नैतिक कर्तव्य तो है ही, साथ ही हमारा परम धर्म भी है।